गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग मेजर कोर्स हिस्ट्री 8 बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पूर्णिया यूनिवर्सिटी का एक और शॉर्ट वीडियो लेकर के आप पहुँचे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये शॉर्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संगठन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्य क्षेत्र आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, मेजर कोर्स हिस्ट्री 8 टॉपिक है आज का हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संगठन। आइए देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख कानूनी संस्था है। यूएन, यूनाइटेड नेशंस का क्या है, एक कानूनी संस्था है, प्रमुख। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन की एक प्रमुख कानूनी संस्था है। एक प्रमुख क्या है, कानूनी संस्था। ठीक है, लॉ, रूल, कानून जिसको बोलते हैं, उससे जुड़ी हुई संस्था है। न्यायालय, जहाँ फैसले सुनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नाम से ही पता चला, अंतर्राष्ट्रीय मतलब यहाँ अलग अलग देशों के बीच जो डिस्प्यूट्स होता है, जो विवाद होता है, उसको सुलझाया जाता है या उसके बीच मध्यस्थता की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख कानूनी संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस का जो यूएन का जो चार्टर था, उसके धारा 92, आर्टिकल 92, यूएन का जो चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय हेतु, इंटरनेशनल जस्टिस हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। क्यों इस्टेब्लिश किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय हेतु, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए। किस धारा के अंतर्गत, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख कानूनी संस्था है, कानूनी इंस्टीट्यूशन है, लॉ इंस्टीट्यूशन, कानूनी संस्था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की एक प्रमुख कानूनी संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 92 के अनुसार, आर्टिकल 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ। कर रहा है यूनाइटेड नेशंस की चार्टर 92 के अनुसार, आर्टिकल 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय हेतु, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या हुआ, गठन हुआ। इसके न्यायाधीशों की संख्या 15 निर्धारित की गई। इसके अंदर कितने जज हैं, तो 15। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज हैं, जस्टिस कितने हैं, तो 15 जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं। और उसका कार्यकाल 9 वर्ष, कार्यकाल कितना है, 9 वर्ष। इसके न्यायाधीशों की संख्या, इसमें कितने जस्टिस हैं, 15 जजेज हैं, और उसका कार्यकाल 9 वर्ष है। न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है। न्यायाधीश की नियुक्ति एलिजिबिलिटी के आधार पर की जाती है, योग्यता के आधार पर की जाती है। 15 हैं अभी इनके न्यायाधीशों। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जस्टिस हैं, 15। इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। इसका मुख्यालय आईसीजे का हेड क्वार्टर
कहाँ है तो हेग में। हेग शायद नीदरलैंड्स में है। हेग, इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। न्यायाधीशों को अनेक विशेषाधिकार सौंपे जाते हैं। जस्टिस को अनेक विशेषाधिकार, स्पेशल अधिकार, स्पेशल राइट्स सौंपे जाते हैं और उन्हें राजनीतिक उन्मुक्तियां प्रदान की जाती है, राजनीतिक आज़ादी प्रदान की जाती है, पॉलिटिकल फ्रीडम उनको दिया जाता है। कोई प्रकार का उन पर राजनीतिक दबाव नहीं रहता है। न्यायाधीशों को अनेक विशेषाधिकार सौंपे जाते हैं। न्यायाधीशों को अनेक विशेषाधिकार, स्पेशल राइट सौंपे जाते हैं और उन्हें राजनीतिक उन्मुक्तियाँ, उन्मुक्ति माने आज़ादी, फ्रीडम नहीं, एक कविता भी पढ़े होंगे, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त माने आज़ाद। तो राजनीतिक उन्मुक्तियाँ प्रदान की जाती है, फ्रीडम दिया जाता है, पॉलिटिकली कोई प्रेशर नहीं रहता उन पर। न्यायालय के सम्मुख वादियों के प्रतिनिधि, जो भी केस फाइल करते हैं उनके प्रतिनिधि, परामर्शदाता, एडवाइज़र और वकीलों को भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट दी जाती है। न्यायालय के सामने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वादियों के, क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव, परामर्शदाता, एडवाइजरी, सलाह देने वाले, एडवाइस देने वाले, और वकीलों, एडवाइज़र और लॉयर्स को भी फ्रीडम, पूरा फ्रीली काम करने की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। न्यायालय के सम्मुख मतलब न्यायालय के सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख वादियों के प्रतिनिधि, क्लाइंट्स के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, एडवाइज़र, लॉयर, न्यायालय के सम्मुख वादियों के प्रतिनिधि, परामर्शदाता और वकीलों को भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की छूट दी जाती है। न्यायालय के विधान के अनुसार 15 न्यायाधीशों के अतिरिक्त, न्यायालय के जो रूल है उसके अनुसार 15 न्यायाधीशों के अलग अतिरिक्त, उनके अलावा अस्थायी न्यायाधीश भी नियुक्त करने की व्यवस्था है। टेम्पररी जस्टिस भी हम क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। न्यायालय की गणपूर्ति 9 रखी गई है। न्यायालय की गणपूर्ति कितनी रखी गई है, 9। न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, मेजोरिटी से लिए जाते हैं। मेजोरिटी जो कहता है 15 में से जितने लोगों ने, अधिक लोगों ने जो मत, जो फैसला सुनाया वो होता है। 15 न्यायाधीश होते हैं। तो न्यायालय के सभी निर्णय, जितने भी डिसीजन होते हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं, मेजोरिटी से लिए जाते हैं। मेजोरिटी मतलब 15 लोगों में से, 15 न्यायाधीशों में से सबसे अधिक न्यायाधीश किसके फेवर में गए वो देखा जाता है। बहुमत न होने पर, मेजोरिटी नहीं होने पर सभापति का निर्णायक मत मान्य होता है। सभापति जो कहते हैं वो होता है। इसकी भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच और इंग्लिश है। अन्य भाषाओं को भी ऐसे अधिकृत रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका अपना जो भाषा है वो फ्रेंच और अंग्रेजी, इंग्लिश। न्यायालय अपनी कार्य अवधि और नियमावली स्वयं तैयार करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपना जो नियम कानून है और कार्य करने का जो समय है, अवधि है, ये सब खुद ही क्या करता है, तय करता है। मुकदमे के खर्च का कौन सा हिस्सा गैर सदस्य राष्ट्र को देना पड़ेगा, इसका निर्णय भी न्यायालय ही करता है। मुकदमे का खर्च कौन सा हिस्सा गैर सदस्य राष्ट्र जो देंगे वो भी तय न्यायालय करते हैं। इसका निर्णय न्यायालय ही करेगा। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, जिसकी अपील नहीं हो सकती। इंटरनेशनल कोर्ट में जो फैसला हो गया फिर उसका अपील कहीं नहीं होगा। जैसे नियम है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर केस करते हैं, वहाँ अगर आपको डिसीजन आपके खिलाफ आया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में भी आपको अच्छा नहीं लगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद अपील नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो मान्य होता है हमारे देश में। वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट होता है, वहाँ पर अगर एक बार फैसला दे दिया गया तो फिर वो मान्य होता है, उसका फिर अपील कहीं नहीं होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया इंडिया में, फिर उसके बाद उसका अपील नहीं कर सकते हैं, वही चीज़ है। न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत न होने पर सभापति का निर्णायक मत मान्य होता है, वोट मान्य होता है। सभापति जो वोट देते हैं वही माना जाता है।
ऐसे मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं। न्यायालय के सभी निर्णय जितने भी डिसीजन होते हैं वो बहुमत मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। बहुमत न होने पर, जब बहुमत न होता है, मेजॉरिटी नहीं होता है, तब सभापति का निर्णायक मत मान्य होता है। इसकी भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। न्यायालय अपनी कार्यावधि और नियमावली स्वयं तैयार करता है। मुकदमे के खर्च का कौन सा हिस्सा गैर सदस्य राष्ट्र को देना पड़ेगा, इसका निर्णय न्यायालय ही करेगा। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, जिसकी अपील नहीं की जा सकती। यद्यपि न्यायालय का स्थायी कार्यालय हेग में है, तथापि मुकदमे की सुनवाई दूसरे देश में भी हो सकती है। न्यायालय का हेडक्वार्टर ऐसे हेग में है, लेकिन इसकी सुनवाई दूसरे देश में भी हो सकती है। महासभा न्यायाधीशों तथा रजिस्ट्रार का वेतन निर्धारित करती है। महासभा न्यायाधीशों और जो रजिस्ट्रार होते हैं उनका वेतन निर्धारित करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य क्षेत्र, कहाँ पर इनका कार्य क्षेत्र कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार, उनका जो क्षेत्र है वो 3 वर्णों में विभाजित किया जाता है, 3 वर्ग में। पहला ऐच्छिक अधिकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूंटरी ज्यूरिसडिक्शन। दूसरा अनिवार्य क्षेत्राधिकार, कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन। और तीसरा परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य क्षेत्र कहाँ तक ये कार्य कर सकता है, क्या किन किन क्षेत्रों में इनका अधिकार है। तो पहला है ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, वॉल्यूंटरी ज्यूरिसडिक्शन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि की धारा 36 के अनुसार न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको संबद्ध राष्ट्र या राज्य न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करें। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय धारा 36 के अनुसार उसका जो कानून है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अपना जो कानून है, उनमें उसके धारा 36 के अनुसार न्यायालय उन सभी मामलों में विचार कर सकता है, अपना फैसला सुना सकता है जिसमें राष्ट्र या कोई भी राज्य न्यायालय के सामने मामला को लाते हैं। अगर कोई भी देश न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करता है कोई मामला, तो उसमें वो विचार कर सकता है। अनिवार्य क्षेत्राधिकार, कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन है कि राज्य स्वयं घोषणा करके इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है। जैसे संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित सभी मामले, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जो सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए, या किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप और परिणाम, ये सारे चीज़ आते हैं कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन में। अनिवार्य क्षेत्राधिकार, यहाँ राज्य का मतलब यहाँ देश से ही एक तरह से कि अलग अलग देशों का कोई भी मामला हो उसको सुलझाने का काम करता है। स्पेशली ट्रीटी, संधि की व्याख्या करना, कोई 2 देशों के बीच अगर संधि हुआ उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में कोई भी मामला, ये सारा अनिवार्य क्षेत्राधिकार कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। यह वैकल्पिक इसलिए क्योंकि ये उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जो प्रयुक्त घोषणा करे, और लागू तभी होता है जब विवाद से संबंधित अन्य राज्य भी इस प्रकार की घोषणा कर चुका हो। जिनके बीच में अगर विवाद है तो दोनों देश अगर ये घोषणा करते हैं कि ठीक है आप फैसला सुनाइए, दोनों देश अगर सम्मुख लाते हैं मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपना फैसला सुनाता है। तीसरा परामर्शात्मक, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय परामर्श भी दे सकता है किसी खास विषय पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा परामर्श में एडवाइस, सलाह देने का कार्य भी संपन्न किया जाता है। एडवाइस भी दे सकता है किसी देश को कि ये करना चाहिए, एडवाइस के तौर पर, सलाह के तौर पर। अब उस देश पर डिपेंड करता है कि उसको मानता है या नहीं। परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा परामर्श देने का कार्य भी संपन्न किया जाता है। महासभा अथवा सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, या महासभा, सेक्रेटेरिएट, ये सब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं, ऑर्गेन हैं। 6 ऑर्गेन्स होते हैं यूएनओ का। अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, 6 ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है। एक महासभा, सेक्रेटेरिएट, एक सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल,
ठीक है, ये किसी भी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। सेक्रेटेरिएट या फिर सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी टॉपिक पर इंटरनेशनल कोर्ट से क्या मांग सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग तथा विशेष अभिकरण भी उनके अधिकार क्षेत्र में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी ऑर्गन, 6 ऑर्गन है, तो उन 6 ऑर्गन में कोई भी ऑर्गन या फिर विशेष अभिकरण वाले भी, जैसे WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, इनको भी अगर किसी कानून से उठने वाले उनके अधिकार क्षेत्र में अगर कोई कानून प्रश्न है, कानून से रिलेटेड, तो न्यायालय से क्या ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। परामर्श के लिए न्यायालय के सम्मुख लिखित रूप में क्या देनी पड़ती है, प्रार्थना की जाती है कि ठीक है, प्रेयर करना पड़ता है कि आप हमारे मामले में क्या दे, सलाह दें। रिटन फॉर्म में क्या देना पड़ता है, पहले प्रार्थना की जाती है, उसके बाद फिर न्यायालय विचार करता है कि इन्हें सलाह देना है या नहीं देना है। तो न्यायालय सलाह भी दे सकता है। तो ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र हैं, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार और परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार, वॉलंटरी ज्यूरिस्डिक्शन, कंपलसरी ज्यूरिस्डिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। तो इस प्रकार से हमने इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल AK ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए।